गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूब में। तो देखिए, अब इससे आगे हम क्लास ये जो हमारी वीडियो है जो चली हुई है एक चैप्टर 1 से है, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जो प्रीमियम चल रहा है फिजिक्स क्लास 12th और चैप्टर 1 से है। तो पीछे वाली वीडियो हमने आपके लिए बना दी है, उनको पहले देख लें तभी जो है आगे बढ़ें। तो हमने पीछे वाली वीडियो में एक क्वेश्चन आपको दिया था, आवेश चर है या आवेश अचर है। तो आइए उसका आंसर देखते हैं। अगर कोई भी वस्तु है हमारे पास, कोई भी मान लीजिए गाड़ी है हमारे पास, ठीक है। अगर ये गाड़ी v वेग से चल रही है और इसके पास m द्रव्यमान है, यदि इस गाड़ी के पास m द्रव्यमान है, v वेग से ये गतिशील है, तो इसके m द्रव्यमान में परिवर्तन जरूर होगा, यानी ये घटता बढ़ता रहेगा जब ये चली हुई है v वेग से। अगर कोई वस्तु है उसको हम q आवेश दे देते हैं, q आवेश दे देते हैं। कोई गाड़ी है उसे मान लीजिए कोई भी वस्तु चल रही है उसे हम q आवेश दे देते हैं v वेग से, तो q आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात क्या है, आवेश क्या है, एक अचर है। आवेश क्या है, अचर। मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था आवेश क्या है, अचर है। यदि किसी वस्तु को q आवेश दिया जाए तथा v वेग से गतिशील हो तो उस आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं आवेश अचर है। समझ में आया? अगर कोई भी वस्तु है द्रव्यमान है, v वेग से गतिशील है, तो उसके द्रव्यमान में जरूर घटा बढ़ी यानी परिवर्तन होने वाला है। इधर क्या है, अगर कोई वस्तु है v वेग से चल रही है, हमने उसे q आवेश अगर दिया है, तो q आवेश जो दिया है तो हम कह सकते हैं उसके आवेश पर, वो चाहे v वेग से चल रही हो चाहे किसी भी वेग से गतिशील हो, लेकिन q आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आवेश अचर है। समझ में आया? आवेश क्या है, आवेश अचर है। तो आइए इसी के साथ हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आवेश ये हमने पढ़ लिया है, आवेश अचर है, यहां लिख लेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा है आवेश अचर है। उसके बाद आता है आज की वीडियो दूसरी में आवेश के मात्रक। देखिए आवेश के कौन कौन से मात्रक हैं, अभी हमको वो पढ़ने हैं। आवेश के जो मात्रक हैं, आवेश के मात्रकों को हम पढ़ते हैं। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। तो यहां से अगर हम निकालें तो विद्युत धारा होता है एम्पियर और समय होता है सेकंड। तो ये हो गया एम्पियर इंटू सेकंड, यानी आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलॉम। इससे बनता है कूलॉम। तो पहला आवेश का जो मात्रक है वो हमने पढ़ लिया, कूलॉम। उसके बाद इसे हम एसआई मात्रक कहते हैं। तो एसआई मात्रक के बाद बेटा जी हमारा ये है एसआई। उसके बाद आता है सीजीएस। सीजीएस मात्रक क्या है, सीजीएस मात्रक है स्टेट कूलॉम। स्टेट कूलॉम, तो स्टेट कूलॉम जो है वो है आवेश का सीजीएस मात्रक। आवेश का सीजीएस मात्रक है स्टेट कूलॉम। अब इसमें हम स्टेट कूलॉम और कूलॉम में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ही, तो इसे हम जो रिलेशन है उसको हम पढ़ते हैं एक कूलॉम जो होता है, एक कूलॉम इक्वल टू बेटा जी होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम। स्टेट कूलॉम जो रिलेशन होता है वो क्या होता है,
एक कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। अभी मात्रक पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, जो CGS है स्टेट कूलम है, एक कूलम में 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम होते हैं। उसके बाद और भी मात्रक इसके अन्य जो है बहुत सारे मात्रक हैं, तो इसका सबसे बड़ा मात्रक हम पढ़ते हैं। सबसे बड़ा मात्रक यहाँ पढ़ते हैं, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। यहां एक फैराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलम। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है ये, यानी एक फैराडे में इतने कूलम होते हैं 96500, इतने जो है हमारे पास क्या होते हैं, कूलम होते हैं। एक फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। अभी मात्रक पढ़े स्टेट कूलम, एक कूलम इक्वल टू इतने स्टेट कूलम। सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे। एक फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। अब इसके छोटे छोटे अन्य भी मात्रक हैं, उन्हें यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। अब इधर हेडिंग डालिए अन्य मात्रक। अन्य मात्रक, जो इसके अन्य मात्रक हैं वो क्या है, मान लीजिए माइक्रो है, मिली है, पिको है, और कौन कौन से, माइक्रो है, मिली है, पिको है, नैनो है। अगर इनके लिए आपसे कह दिया जाए कि आप बताइए एक माइक्रो कूलम बराबर कितने कूलम होते हैं, एक माइक्रो कूलम इक्वल टू कितने कूलम होते हैं, तो माइक्रो कूलम का 10 की पावर -6, मिली का 10 की पावर -3, पिको का 10 की पावर -12, नैनो का 10 की पावर -9। अब देखिए इनको आप सभी जो है अपनी फेयर कॉपी में भी उतार सकते हैं। ऐसा नहीं है ये इसी के लिए काम आए, ये अन्य सभी के लिए भी काम आते हैं और आगे भी आपके काम आते रहेंगे। अब देखिए ये जो है माइक्रो, ऐसा नहीं है कि ये जो है आवेश में ही काम आए, हर एक चीज़ में जो है काम आते हैं। बस इतना याद रखना है, माइक्रो में -6, मिली में -3, पिको में -12 और नैनो में -9। अब आपसे पूछता है, इसी में हम ज्वाइन कर देते हैं एक कूलम में, एक ऐसे लिखते हैं, जो है इसको यहाँ से रफ ही कर लेते हैं, अगली तरफ लिखते हैं ना, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एक माइक्रो कूलम इक्वल टू 10 की पावर -6 कूलम। आगे लिखते हैं एक मिली कूलम इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 कूलम। एक पिको कूलम इक्वल टू है 10 की पावर -12 कूलम। अगर पढ़ते हैं एक नैनो कूलम इक्वल टू 10 की पावर -9 कूलम। ठीक है, ये हो गए हमारे आवेश के मात्रक। यानी अब दोबारा से समझते हैं हमने अभी पढ़ा आवेश अचर होता है, मैंने आपको बताया, वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आवेश के मात्रक की बात आती है। आवेश के मात्रक, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणा समय। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है हमारे पास एम्पियर, एम्पियर इंटू समय का सेकेंड, उससे बनता है हमारा SI मात्रक कूलम। ठीक है, SI मात्रक, आवेश का जो SI मात्रक है वो हमारे पास कूलम है। उसके बाद CGS जो मात्रक है वो स्टेट कूलम है। स्टेट कूलम का जो रिलेशन है कूलम के साथ, एक कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम होता है। उसके बाद सबसे बड़ा मात्रक जो है वो है हमारा फैराडे, यानी एक फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। इतना बड़ा है एक फैराडे, 96500 कूलम आ जाते हैं एक फैराडे के अंदर। अन्य मात्रक जो है माइक्रो के अंदर, यानी अगर बात करें एक माइक्रो कूलम इक्वल टू इतना होता है 10 की पावर -6 कूलम। इसी प्रकार ये सभी हमको दे रखे हैं। मान लीजिए इसकी बात करते हैं, एक नैनो कूलम बराबर 10 की पावर -9 कूलम। अब देखिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है।
अब इससे आगे टॉपिक की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। उसके बाद बात करेंगे हम आवेश का जो क्वांटमीकरण का सिद्धांत है। इसी प्रकार हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेश का जो क्वांटमीकरण है उसका सिद्धांत क्या कहता है, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है, तो उसे समझने के लिए डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे। अभी ये जो मैं बता रहा हूं उसे समझिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक वस्तु है, अगर इस वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, निकालते हैं, तो इसके पास कौन सा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव। कैसे, जब इससे हम वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, यानी ये हमको दान कर रही है, ये हमको इलेक्ट्रॉन दान कर रही है, तो ये कैसी हो जाएगी, धनात्मक। अब ये कोई वस्तु है, उसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये हमसे वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, ऋणात्मक। तो इतनी चीज समझ में आई। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी जब इलेक्ट्रॉन दान देते हैं तो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो नेगेटिव। इसने दान दिया है तो पॉजिटिव, इसने ग्रहण किया है तो नेगेटिव। इतनी चीज समझ में आई। उसके बाद समझिए सब कुछ। आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या कहता है वो भी अभी बताते हैं। आवेश का जो क्वांटमीकरण का सिद्धांत है वो कहता है किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। वो कहता है, इसे लिखिए, इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अभी डेफिनेशन थोड़ी सी कम समझ में आ रही होगी। इसके अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अभी समझा देते हैं। देखिए, अब हम जो है दो वस्तु लेते हैं। एक वस्तु को हम मान लीजिए, ये हमारे पास एक वस्तु है, आवेश इक्वल टू, अब देखिए यहां पर क्या है कि हम इस वस्तु से, मान लीजिए इस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसको ऐसे एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब इसे इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी ये हमसे कर्ज ले रही है, तो ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, यहां लिखते हैं एक इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये तो चिन्ह किसके लिए आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रही है। मैंने अभी बताया था, जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ग्रहण कर रही है, ये हमसे ग्रहण कर रही है, यानी ये ऋणात्मक है, तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव। एन कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, -1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर मैं आपसे बात करने लगूं कि एक वस्तु है हमारे पास, ये वस्तु है, उस पर कितना आवेश आएगा, अगर इससे हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इस पर कितना आवेश हो जाता है। ये उदासीन वस्तु है हमारे पास, उदासीन वस्तु है, इसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इसके पास कितना आवेश हो जाएगा, 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही तो आवेश हो जाएगा भाई। इसको सिर्फ हम 1 kg, इसके पास ये खाली डब्बा है ना, डब्बा है, इसमें अगर हम 1 किलो पानी कर देते हैं, 1 kg इसमें कोई भी चीज डाल देते हैं, मान लीजिए 1 kg शुगर इसमें डाल दी, तो इसके पास कितना वजन हो जाएगा, 1 kg, क्योंकि इस पर पहले कुछ नहीं था, अब 1 kg हो गया है। ऐसे ही इस पर कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन हम इसे देते हैं तो इस पर कितना आवेश होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है उतना, यानी 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब ये ग्रहण कर रही है इसलिए नेगेटिव लगा दिया है। मान लीजिए हम नहीं देना चाहते, हम एक इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इधर 2 आ जाएगा। मान लीजिए हम 2 भी नहीं देना चाहते, हम तो इसे n इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ पर कितना आने वाला है, n इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आ गया एक। अगर हम दूसरी बात करें, अगर दूसरी बात इधर की जाए तो क्या होगा, अगर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, क्योंकि ये हमको दान में दे रही है, हम इससे निकाल रहे हैं, दान में दे रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इसका बहुत सारा धन है, ये दान दे रही है। तो इसके पास कितना आवेश हो जाएगा, इसके पास कितना आवेश हो जाएगा, देखिए ये इससे अब अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो इसके पास कौन सा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव, n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना आवेश होता है उतना n।
अगर हम मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर एक आने वाला है। अच्छा, हम नहीं निकाल रहे एक, हम तो यहाँ से 2 निकालेंगे, हम तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अगर हम 3 निकालें 3 आ जाएगा। अगर हम n इलेक्ट्रॉन निकालें इससे तो यहाँ पर n आने वाला है ना। तो आवेश कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि ये दान में दे रही है, ये ग्रहण कर रही है, इसके पास नेगेटिव आया है। अगर इन दोनों को इकट्ठा किया जाए, अगर इन दोनों को एक साथ लाया जाए तो हम क्या ये नहीं कह सकते क्या कि आवेश बराबर ये n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो लेन देन इनमें चल रहा है इलेक्ट्रॉनों का, तो हम कह सकते हैं प्लस और माइनस, ये ले लिए दोनों। n क्या है, स्थानांतरित, यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर ऐसे लिख देते हैं, लिए कॉमा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अच्छा, अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, जो आवेश होता है वो हमारा Q होता है इक्वल टू प्लस माइनस लिए दिए गए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n ही लिए हैं, n ही दिए हैं, तो n लिख दिया। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ऐसे लिख देते हैं E। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो क्वांटमीकरण का सिद्धांत, अब देखिए क्वांटमीकरण का सिद्धांत ध्यान से, इसके अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब है n की जो वैल्यू है, अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात ये है, n की जो वैल्यू है n इक्वल टू 1 2 3 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, यही होगा पूर्ण गुणज होगा, यानी पॉइंटों वाली संख्या नहीं आने वाली है, पूर्ण गुणज होगा, n की वैल्यू है वो पूर्ण संख्याएं होंगी। यही कहता है आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। यानी हम किसी वस्तु को या तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ले तो कितने भी सकते हैं, लेकिन लेंगे ऐसे ही 2 ले लिए 4 ले लिए, ऐसे नहीं 1.5 ले लिया पौना ले लिया, ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, इसके अनुसार किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी आधा पौना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते ना ही ले सकते हैं, इसलिए कम से कम किसी वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ले तो कितने भी सकते हैं जितने उसके पास हैं। अब देखिए समझ में आएगा, इसके अनुसार किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज होता है n। ये अब मुझे एक चीज बताइए कि क्वार्क क्या होता है, यानी क्वार्क होता है एक इलेक्ट्रॉन का 1/3 पार्ट और 2/3 पार्ट इलेक्ट्रॉन का। अब ये क्या करते हैं, ये 1/3 पार्ट है, यानी हमने क्या कहा था कि ये ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, नहीं ले सकते हैं, लेकिन क्वार्क तो 1/3 पार्ट है, तो फिर ये क्वांटमीकरण के सिद्धांत का विरोध क्यों नहीं करता है भाई, ये तो 1/3 पार्ट और 2/3 पार्ट है, पॉइंटों की वैल्यू आएंगी, तो फिर ये क्वांटमीकरण के सिद्धांत का विरोध क्यों नहीं करता है। तो आइए इसे समझते हैं, पहले बोर्ड को रफ करते हैं, इतना जिसकी समझ में आ गया स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम, तो आइए अब आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत हमने पढ़ लिया है और अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्वार्क जो 1/3 पार्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन का 1/3 पार्ट और 2/3 पार्ट, वो क्वांटमीकरण के सिद्धांत का विरोध क्यों नहीं करता है, वो तो पूर्ण गुणज होता ही नहीं है। तो इसका आंसर है बच्चों कि क्वार्क जो होता है वो क्या होता है, वो स्वतंत्र अगर छोड़ दिया जाए, यानी किसी वस्तु से ना तो उसे निकाला जा सकता है न किसी वस्तु को दिया जा सकता है, तो उसे मतलब एक प्रकार से वो चल फिर नहीं सकता है, विकलांग है, एक प्रकार से ऐसे मान सकते हैं कि वो जो है विकलांग है। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज नहीं होने के बाद भी वो क्वांटमीकरण के सिद्धांत का विरोध इसीलिए नहीं करता है क्योंकि वो मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं होता है। यहां लिख सकते हैं हम क्या, क्वार्क स्वतंत्र अवस्था में या फिर मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं होता है, इसलिए वह सिद्धांत का, अच्छे से लिख लेते हैं, सिद्धांत का विरोध नहीं करता है।
अब देखिए कोई भी आपसे पूछने लगी कि जो है क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है, तो आप कहोगे Q बराबर Ne, पूर्ण गुणज होता है। अगर वो आपसे कहने लगे क्वार्क तो पूर्ण गुणज नहीं है, फिर वो विरोध क्यों नहीं करता है, तो आप समझ सकते हैं मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं होता है, चल फिर नहीं सकता है। किसी वस्तु से क्वार्क को न लिया जा सकता है, न उसे दिया जा सकता है। तो आप समझ चुके होंगे आशा करता हूं। इसके बाद अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है द्रव्यमान में परिवर्तन, यानी अगर किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए या वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो उसके द्रव्यमान में किस प्रकार परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, इतनी समझ में आए आप सबकी बात कि क्वार्क क्वांटमीकरण के सिद्धांत का विरोध क्यों नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं रह पाता, यानी अगर उसे मुक्त छोड़ दिया जाए तो स्थायी नहीं रहेगा। भाई वो भी बहुत छोटा बच्चा है, वो चल फिर नहीं सकता है। किसी वस्तु से ना तो इसे निकाला जा सकता है, ना किसी वस्तु को दिया जा सकता है, इसलिए वो क्वांटमीकरण के सिद्धांत का विरोध नहीं करता है। तो आइए हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, द्रव्यमान में परिवर्तन। तो द्रव्यमान में परिवर्तन क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु है। अगर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन दाता, यानी ये इलेक्ट्रॉन दान करती है तो धनात्मक, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो ऋणात्मक बन जाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखते हैं द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होगा, उसे लिखते हैं, जो थोड़ा सा यहां पर दिख रहा है ना, इधर, चलो इधर लिख लेते हैं ना, इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहां से, इधर लिखते हैं ना, द्रव्यमान में वृद्धि। सबसे पहले लिखते हैं इधर द्रव्यमान में वृद्धि इक्वल टू, अब देखो सेम टू सेम क्वांटमीकरण का सिद्धांत ही है ना। ऐसे देखो द्रव्यमान में वृद्धि कब होने वाली है, वृद्धि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली है, यानी जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। अगर कोई भी वस्तु है हमारे पास, मान लीजिए मार्कर है, अगर मैं इसके ऊपर इसको रख देता हूं तो इसका द्रव्यमान बढ़ गया है ना। ऐसे ही द्रव्यमान में वृद्धि कब होगी, जब उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी ग्रहण करेगा, तो नेगेटिव चार्ज आने वाला है उसके साथ, यानी नेगेटिव साइन। तो यहां पर हम साइन लगाते हैं नेगेटिव साइन, यानी ऐसे कर देते हैं n इंटू, उसके बाद अब देखिए कितना द्रव्यमान बढ़ने या कितना द्रव्यमान घटने वाला है उसे देखते हैं। द्रव्यमान में वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि उतनी होने वाली है जितना एक, अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इतनी तो वृद्धि होगी। 1 इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान है, तो हम लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर हम कहने लगे यहीं पर, क्या कहने लगे कि द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में कमी, तो द्रव्यमान में कितनी कमी आने वाली है, वो भी n, यानी जितने इलेक्ट्रॉन उसे देने वाले हैं इनटू, यानी कमी का मतलब क्या है, यानी हम किसी चीज में कमी कर रहे हैं तो कुछ ले रहे हैं ना उससे, तो वो जब दान करेगी तो धनात्मक चिन्ह आएगा, n इंटू कितनी कमी आएगी, जितना 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, क्योंकि हम उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यहाँ पर 2 वैल्यू रखिए, 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन में जितना द्रव्यमान है। अब यहाँ पर लिखते हैं द्रव्यमान में अंतर, द्रव्यमान में अंतर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान में अंतर कितना होने वाला है, द्रव्यमान में अंतर होगा, दोनों साइन को लेंगे, उसके बाद स्थानांतरित, यानी यहाँ पर लेंगे प्लस माइनस इंटू n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आपको दिखाई दे रहा है क्या है ये, द्रव्यमान में कितना अंतर हुआ है, प्लस माइनस, क्योंकि दोनों चिन्ह साथ में ले लिए हैं हमने दोनों साइन, इंटू n, जितने n क्या है यहाँ पे, n जितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं या जितने इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं उसके इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान है। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है, यहाँ पर लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इधर लिख लीजिए, उसे me से प्रदर्शित करते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इतना द्रव्यमान होता है 1 इलेक्ट्रॉन के पास। अब आप देख सकते हो, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि एक प्रोटॉन कितना भारी होता है एक इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ही बहुत भारी है, प्रोटॉन तो फिर भी उससे बहुत ही भारी होगा। अब देखिए उसके बाद हम करते हैं द्रव्यमान में अंतर, मान लीजिए डेल m है,
इक्वल टू प्लस माइनस एन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम एम ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ये फॉर्मूला आ गया डेल एम इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू एम ई, ये द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। यानी अगर किसी वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसके पास द्रव्यमान बढ़ जाता है, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो द्रव्यमान घट जाता है। इसे अपनी कॉपी में लिखिए, सभी नोटबुक लेकर बैठिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए, उसमें लिखिए यदि किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो द्रव्यमान बढ़ जाता है, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो द्रव्यमान घट जाता है। लिखिए इसी को और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं आप सबकी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर आगे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि विलगित निकाय, आप देखिए एक इसमें जो है एक शब्द आया है विलगित निकाय। विलगित निकाय किसे कहते हैं? पेन कॉपी लेकर बैठिए, लिखिए। विलगित निकाय ऐसा निकाय होता है जिसको ना तो बाहर से कोई भी चीज दी जा सकती है, एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं जो है हॉट जो है थर्मस है ना, अगर उसमें टी डाल देते हैं, चाय डाल देते हैं तो ना तो उसकी उसमें बाहर निकलती है और ना बाहर से अंदर जाती है। तो विलगित निकाय ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा जो है निकाय जिसको ना तो बाहर से कोई आवेश दिया जा सकता है ना अंदर से बाहर उसका कोई भी आवेश आ सकता है। यानी विलगित निकाय क्या कहेंगे? ऐसा निकाय जिसको ना तो बाहर से कोई आवेश दिया जा सकता है ना अंदर से कोई भी आवेश बाहर आ सकता है, उसे हम विलगित निकाय कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में प्रक्रिया के पूर्व नेट आवेश और प्रक्रिया के पश्चात नेट आवेश बराबर होता है। तो देखते हैं करके, एक प्रक्रिया ले लेते हैं। ऐसे हम ले लेते हैं यहां पर Na प्लस Cl नेगेटिव इक्वल टू, ऐसे प्रक्रिया लगा देते हैं NaCl। ठीक है, ये सभी सिंपल है, आपने जो है पढ़ा होगा। NaCl ऐसे ही होता है, Na धनायन Cl ऋणायन, और ये इक्वल टू NaCl। अब देखिए कुल धनावेश देखिए इसमें कितने हैं? प्रक्रिया के पूर्व देखिए, पहले प्रक्रिया के पहले धनावेश कितने हैं? ये बस अकेला है, तो यहां लिखेंगे 1 कुल। अब देखिए प्रक्रिया के पश्चात, यहां पर प्रक्रिया होने के बाद यहां पर क्या कोई धनावेश आपको दिख रहा है? नहीं है, 0। कुल ऋणावेश एक ऋणावेश है, यहां पर 1 लिखा जाएगा, यहां पर एक भी ऋणावेश नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा? 0। अब देखिए उसके बाद यहां पर हम +1 और ये -1 ऋणावेश। कुल आवेशों की संख्या, कुल आवेश, अब इसमें देखिए कुल आवेश कितने हैं? कुल आवेश कितने हैं इसमें? एक ये आवेश है, एक यह आवेश है, इसके अलावा कोई भी आवेश इसमें नहीं है। तो कुल आवेश कितने हैं इसके अंदर? 2 आवेश हैं। उसके बाद प्रक्रिया के पश्चात कितने आवेश हैं? एक भी आवेश नहीं है, 0। नेट आवेश में क्या करते हैं? आवेश को जोड़ देते हैं। तो देखिए +1 और -1, +1 -1, तो ये हो गया हमारे पास 0, और यहां पर भी कितना है? 0, क्योंकि इधर कोई आवेश ही नहीं है। तो अब देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत दोबारा से समझिए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में नेट आवेश प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात बराबर होता है। जब दोनों ये इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण सिद्धांत यही कहता है। क्या कहता है? कि दोनों जो है प्रक्रिया के पूर्व नेट आवेश और प्रक्रिया के पश्चात नेट आवेश बराबर हो सकता है। एक नोट पॉइंट लिखिए, मैं यहां पर लिखता हूं नोट पॉइंट डालिए, उसमें लिखिए नोट पॉइंट में लिखिए कोई जरूरी नहीं, नोट पॉइंट है ये, कोई जरूरी नहीं कि कुल धनावेश कुल ऋणावेश
के बराबर हो। यानी ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कुल ऋणावेश और कुल धनावेश जो है बराबर हो, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा से समझते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत बच्चों ये कहता है कि किसी विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में, विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में नेट आवेश प्रक्रिया के पूर्व और नेट आवेश प्रक्रिया के पश्चात बराबर होता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। अब मैं इतना ही आज के लिए, उसके बाद आगे कल पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं। आवेश अचर होता है, ये मैंने पहले बताया था। आवेश के मात्रक आपको बताए थे, कूलॉम, स्टेट कूलॉम और फैराडे, और अन्य मात्रक भी बताए थे। आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश पूर्ण गुणज होता है, लेकिन जो है हमारा क्वार्क तो पूर्ण गुणज नहीं होता है, फिर भी विरोध क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में स्थायी नहीं होता है, चल फिर नहीं सकता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? द्रव्यमान में परिवर्तन, यानी अगर वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो द्रव्यमान बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो द्रव्यमान घट जाता है। उसके बाद पढ़ा था आवेश संरक्षण का सिद्धांत, विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में नेट आवेश प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात इक्वल होता है, बराबर होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, आगे कल। धन्यवाद।